नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा राय आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, तो इस संबंध में जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ 5G, अर्थात 5G का किस प्रकार से विकास हुआ, इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले 1979 में 1G टेक्नोलॉजी आई थी, फिर 1991 में 2G आई, 1998 में 3G आई, 2008 में 4G और 2019 से ही 5G आने की बात कही जा रही है। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके विषय में एकत्र कर लेते हैं। तो चलिए 1G में एनालॉग सिग्नल का प्रयोग होता था। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि किस सिग्नल का उपयोग होता था 1G टेक्नोलॉजी में, तो वो एनालॉग था। और इसके साथ ही इसमें केवल कॉल की सुविधा थी, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते थे। टेलीफोन के माध्यम से आप कॉल कर सकते थे बस, और इसकी स्पीड भी बहुत कम थी, 2.4 kbps। kbps का फुल फॉर्म होता है किलोबिट पर सेकेंड, अर्थात बहुत ही कम स्पीड थी। और जो आप ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ पे स्मॉल भी लिखा होता है और कैपिटल भी, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो स्मॉल भी जो होता है वो बिट को डिनोट करता है और कैपिटल भी जो होता है वो बाइट को डिनोट करता है, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको जाननी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 2G टेक्नोलॉजी की। तो 2G जब आई तो उसमें आप कॉल तो कर सकते थे, इसके साथ ही संदेश भी भेज सकते थे। तो कॉल के साथ संदेश भेजने की सुविधा का प्रारंभ हुआ। इसके साथ इसमें जो सिग्नल होता था वो अब डिजिटल सिग्नल आने लगा। तो जब सिग्नल की बात आती है तो हम पहले समझ लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो वेव के फॉर्म में चलता है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो 0 और 1 जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनके हेल्प से हम उसको देखते हैं। तो जो डिजिटल और एनालॉग में देखें तो एनालॉग सिग्नल की अपेक्षा डिजिटल सिग्नल की स्पीड अच्छी होती है। तो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग 2G में होने लगा। इसके साथ ही जो स्पीड थी वो 64 kbps की हो गई। तो उसके साथ इसमें और भी कुछ सुविधाएं ऐड की गई, CDMA और GSM। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, अर्थात इसके लिए किसी भी सिम की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदते थे तो उसमें पहले से ही सिम लगी हुई मिलती थी। वहीं GSM में क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें आप अपने मनचाहा सिम को यूज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा उसी को सिम का यूज़ करेंगे, आप अपने मन से कोई अन्य सिम भी उसमें लगा सकते थे। अब बात करते हैं 3G टेक्नोलॉजी की। तो 3G जो है वो संचार क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेट का यूज़ होने लगा था, इंटरनेट जो कि पूरे विश्व को कनेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही इसमें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, जिससे आप दूरस्थ इलाकों को भी इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ सकते थे। और वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी 3G में हमें मिलने लगी। अब आप कॉल, मैसेज और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे। इसके साथ ही इसकी स्पीड जो थी वह 2 Mbps हो गई। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो याद रखिएगा जो स्पीड है वो और बढ़ गई, 2 Mbps की हो गई, मेगाबिट पर सेकेंड की। तो ये 1998 में 3G टेक्नोलॉजी आई थी। उसके बाद अभी जो हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं 4G टेक्नोलॉजी, इसके विषय में बात करते हैं। तो इसमें हाई स्पीड की सुविधा है, इसके साथ ही जो सिग्नल है वह सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित सिग्नल की व्यवस्था है। और इसके साथ इसमें LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की सुविधा भी दी गई। इसमें क्या होता है कि वीडियो में पिक्सल की सुविधा प्रदान की जाती है। अभी आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार उसे पिक्सल उसका बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं 4G जब टेक्नोलॉजी आई थी तभी से दी गई हैं। इसके साथ ही उसमें कुछ और इवोल्यूशन किए गए और 4G LTE लागू किया गया। 4G LTE में ये था कि अब आप उस जो सुविधा थी उसे और बढ़ा सकते थे। 720 पिक्सल से लेकर 1080 पिक्सल तक की वीडियो क्वालिटी में आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये 4G में हुआ। इसके साथ ही 4G में एक और टेक्नोलॉजी आई वोल्ट की, जो आप कभी कभी अगर आप आसपास के टावर पे देखते होंगे उस पर लिखा होता है वोल्ट। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसकी हेल्प से
आप कॉल के साथ साथ इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं और आपको कुछ इंटरनेट पे कुछ ज़रूरी काम करना है तो आप वो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ये 4G में वोल्ट के माध्यम से संभव हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 5G की। 5G में असीमित डाटा क्षमता मिल जाती है हमें, और जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होगी, 20 Gbps की अर्थात गीगाबिट पर सेकेंड, जो कि 1024 MB = 1 GB होता है। तो उतनी ज़्यादा स्पीड हमें मिलने वाली है 5G में। तो 5G के विषय में अब हम जानकारी एकत्र करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी में 3 बैंडों का उपयोग किया गया है, निम्न बैंड, मध्यम बैंड और उच्च बैंड। निम्न बैंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है वह बहुत ज़्यादा है और फ्रिक्वेंसी कम है। आपने पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी वहाँ कम होती है। वेवलेंथ कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो जब भी वेव कोई चलती है तो जो उसका ये टॉप वाला पोर्शन होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और जो बॉटम होता है उसको हम गर्त कहते हैं। तो 2 स्ट्रिंगों या 2 गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है वहीं तरंग दैर्ध्य होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो निम्न बैंड है उसमें तरंग दैर्ध्य तो उच्च है लेकिन स्पीड कम है। अर्थात अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर एक गांव है उसमें 50 घर हैं, तो अगर आपको उनको इंटरनेट सुविधा से कनेक्ट करना है तो एक टावर लगाएंगे तो वो पूरे 50 घर को कवर कर लेगा, लेकिन स्पीड उसकी कम होगी। वहीं अब मध्यम की बात करते हैं तो मध्यम में आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो एरिया हो रही है, जो एरिया वो कवर कर रहा है वो तो अब कम हो गया है लेकिन स्पीड बढ़ गई है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। अर्थात अब उसी गांव में अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन मध्यम बैंड वाला देना होगा तो आपको वहाँ पे 2 टावर लगाने पड़ेंगे उस 50 घर को कवर करने के लिए, लेकिन स्पीड जो होगी इंटरनेट की वो और अच्छी हो जाएगी। इसके साथ जब उच्च बैंड का हम यूज़ करते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। अर्थात उसी गांव में जो 50 घर हैं उसके लिए आपको 4 से 5 टावर लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत हाई होगी, बहुत तेज़ स्पीड में इंटरनेट वहाँ पे काम करेगा। तो ये सब इसकी सुविधाएं हो गई। इसके साथ अब हम बात करते हैं इसका अनुप्रयोग क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विषय में आप जानते होंगे कि कभी कभी जो धारणाएं आती हैं बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे विश्व के शहरों में ये सब सुविधाएं अभी प्रचलित हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी 5G टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है जो आने वाली है। तो इसके विषय में जानकारी एकत्र कर लेते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये है कि मान लीजिए अगर आप सुबह में उठे, अलार्म बंद किया तो गीज़र अपने आप चालू हो गया। फिर अगर आप घर को बंद करके जाते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी घर के हैं, गीज़र हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सब अपने आप बंद हो जाएंगे। जब आप अपने कार को खोलते हैं, कार में बैठते हैं तो कार खुद आपको बताने लगेगी कि कहाँ पे ट्रैफिक है, आप कौन सा रूट लेना चाहेंगे। इसके साथ अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आपको ऑफिस का काम में देर हो रहा है, तो वो पहले से ही संदेश भेज देगा कि आप इस कारण से आज लेट हो जाएंगे। तो ये सभी सुविधाएं 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और इन्हीं सुविधाओं को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अर्थात सभी चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है और इसके माध्यम से जो मनुष्य का जीवन होता है वो और सुलभ हो जाता है। इसके साथ सेकंड जो इसका अनुप्रयोग है वह है बिग डेटा का। आप देखते होंगे जो भी ई-कॉमर्स कंपनियां होती हैं उन्हें डेटा की बहुत आवश्यकता होती है। जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से कुछ परचेस करते हैं, एक बार आपने कुछ चीज़ परचेस कर लिया, सर्च कर लिया, तो फिर दोबारा जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वो बार बार वही चीज़ दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उपभोक्ता को क्या पसंद है। तो ये जो डेटा होता है उसका उपयोग ये कॉमर्स कंपनियाँ करती हैं ताकि वो वैसा ही उत्पादन कर सके जो उसके उपभोक्ता को पसंद है। तो ये बिग डेटा की सुविधा भी आप 5G टेक्नोलॉजी में उठा सकते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक मशीन को इतना अच्छे से प्रशिक्षित कर दे कि वह हूबहू मानव जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू रूम में एक मानव और एक मशीन को लेके जाते हैं और उससे एक व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं और वह दोनों एक समान उत्तर दें, मानव के समान ही मशीन भी उत्तर दे व्यवहारिक प्रश्न का, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास भी वो सोचने समझने की क्षमता आ गई है जो मानव में होती है। यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। तो ये सब कुछ 5G टेक्नोलॉजी से संभव हो सकता है। चौथा अनुप्रयोग है इसका टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे देश के दूर के इलाके हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं या फिर जो भी बहुत दूरस्थ इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जो उतनी अच्छी सुविधा मेडिसिन की नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए टेलीमेडिसिन सेवा एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। वो अपने घर बैठे बैठे जो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे मेडिसिन लिखवा सकते हैं और उसे परचेस कर सकते हैं, जिससे कि
उनके स्वास्थ्य संबंधी जो विकार होंगे वो कम होंगे। इसके साथ ही इसमें मेटावर्स की सुविधा प्राप्त होती है। मेटावर्स और जो आभासी वास्तविकता होती है, इसका अर्थ यही होगा, मान लीजिए आप अपने बहुत दूर किसी शहर में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आज डिनर अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ करूं, तो यह एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा मेटावर्स कि आपको लगेगा कि आपके साथ ही सभी परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और आप साथ में डिनर कर रहे हैं। तो ये सभी सुविधाएं तभी उपलब्ध हो सकती है जब हमारे यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी आए। इसके साथ जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों के विषय में भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम उस चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पहली चुनौती तो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ई वेस्ट की समस्या, क्योंकि अभी हम सभी के पास 4G टेक्नोलॉजी का फ़ोन है। जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी तो हम सभी 5G खरीदना चाहेंगे, तो वो जो अभी 4G टेक्नोलॉजी का हमारे पास फ़ोन है वो सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में हो जाएगा और यह पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो इसके प्रबंधन और निपटान इससे संबंधित समस्याएं भी हमारे यहाँ पे व्याप्त हैं, तो इसे भी देखना चाहिए। और सेकेंड हमारा जो समस्या है वह है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अर्थात जब हमने बात किया उच्च बैंड की, तो उच्च बैंड में उतने ही क्षेत्र को कवर करने के लिए ज़्यादा टावर की आवश्यकता थी और टावर से रेडिएशन होता है जिससे मानव को हृदय रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पक्षियों के लिए भी रेडिएशन बहुत ही घातक होता है। WHO की हालिया रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने बताया था कि 30 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जब होती है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उससे कम फ्रिक्वेंसी हानिकारक नहीं होती है। तो अभी जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 30 गीगाहर्ट्ज़ की है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें उच्च बैंड को इंक्लूड करते जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी और हाई होती जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके संबंध में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।